नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको दो बहुत बड़ी खबर पर दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं। एक खबर तो मुंबई में जो सैफ अली खान के घर हमला हुआ उससे जुड़ी हुई है। उस खबर में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी खबर हैदराबाद की है जो आप इसी क्राइम तक पर कल शमसर के ज़ुबानी सुन चुके हैं, जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसकी लाश के टुकड़े कर उसे कुकर में पकाया। उस खबर में भी एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं सैफ अली खान के घर जो हमला हुआ उस खबर से। इस खबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पुलिस ने हमलावर को तकरीबन 72 घंटे बाद गिरफ्तार तो कर लिया, जिसका खुलासा मुंबई पुलिस ने किया और बताया कि इस हमलावर का नाम शरीफुल इस्लाम है उर्फ विजय दास, जो मूल रूप से बांग्लादेशी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्राइम तक के दर्शकों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दफ्तर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो आदमी सीसीटीवी फुटेज में पहले नज़र आया था जब ये घटना हुई थी 16 जनवरी को, और अब पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा है उसकी जो तस्वीरें दिख रही हैं वो दोनों तस्वीरें कुछ इतनी डिफरेंट है, इतनी अलग हैं कि ये वो आदमी हो ही नहीं सकता। यानी लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने शरीफुल इस्लाम के नाम से जिस आदमी को पकड़ा है वो एक और कोई आदमी है, हमलावर कोई और है जिसे पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। यही सवाल हमारे मन में भी था। तो हमारे जो साथी हैं, संवाददाता हैं, उन्होंने इस सवाल को लेकर मुंबई पुलिस से बातचीत की। मुंबई में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं दिव्येश सिंह। उन्होंने मुंबई पुलिस से बात की और मुंबई पुलिस ने कैटेगरिकली ये बताया कि क्यों जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वही आदमी सैफ अली खान के घर हमला करने वाला आदमी है, और पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती नहीं की है। क्यों और कैसे, तो पुलिस ने वो बातें बताई। तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला सबूत जो पुलिस को इस मामले में शरीफुल इस्लाम के ही अटैकर होने का मिला है वो है मौका वारदात पर मिला फिंगरप्रिंट। पुलिस को सैफ अली खान के घर से कई फिंगरप्रिंट रिकवर हुए हैं, जिसमें सैफ अली खान के घर की तरफ जाते हुए जो सीढ़ियां हैं उसके रेलिंग में जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो, इसके अलावा घर के अलग अलग बिलोंगिंग्स पर, और एक घर में ये जो अटैकर है इसकी एक टोपी भी छूट गई थी उस झूमा झटकी मारपीट और चाकूबाजी में उस पे। तो इस तरह से अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, उसमें पुलिस को फिंगरप्रिंट मिले थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन फिंगरप्रिंट को रिकवर किया था। फिर बाद में जब शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके फिंगरप्रिंट से मौके पर मिले फिंगरप्रिंट का पुलिस ने मिलान करवाया और वो दोनों फिंगरप्रिंट मैच कर गए। ये इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस है कि पुलिस ने जिस शरीफुल इस्लाम को पकड़ा है वही उस रात का 16 जनवरी की रात का हमलावर है, अटैकर है। ये पुलिस का दावा है। दूसरा, पुलिस का ये कहना है कि सैफ अली खान के शरीर में जो चाकू का एक टुकड़ा रह गया था, उस चाकू का दूसरा हिस्सा उन्होंने बांद्रा तालाब के पास से रिकवर किया है, और वो भी रिकवर किया है इसी शरीफुल इस्लाम की निशानदेही पर, यानी उसके बताने पर। तो जाहिर है अगर शरीफुल इस्लाम ही वो अटैकर नहीं होता तो वो कैसे बताता कि बांद्रा तालाब के पास वो टूटा हुआ चाकू पड़ा हुआ है। और ये बातें जब पुलिस कह रही हैं तो जाहिर है पुलिस को ये बात कोर्ट में साबित भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कह देने से ये बात जो है कंक्लूसिव हो जाती है। तो ये एक एविडेंस है जो सामने है, सबूत नंबर 2। सबूत नंबर 3 जो पुलिस बता रही है वो है शरीफुल इस्लाम के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन। जब ये घटना हुई तब से लेकर शरीफुल इस्लाम जब पकड़ा गया तब तक शरीफुल का मोबाइल फ़ोन ऑन था। एन पकड़े जाने से सिर्फ 15 मिनट पहले उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया था, और उसके मोबाइल फ़ोन का ऑन होना एक बहुत बड़ा एविडेंस मुंबई पुलिस के लिए साबित हुआ है। मुंबई पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान के घर में और उसके इर्द गिर्द मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि शरीफुल इस्लाम उस रात को वहाँ पर मौजूद था। ये सबूत नंबर 3 है। चौथा सबूत, जब ये घटना हुई और शरीफुल इस्लाम इस घटना को अंजाम देकर भागा, उसे नहीं पता था कि उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया और ये मामला इतना बड़ा होने वाला है। इतने बड़े सेलिब्रिटी पर उसने चाकू चलाए हैं। तो पहले तो उसने चैन की नींद ली 3 घंटे तक। उसके बाद जब नींद से उठा तो इसकी आदत है मोबाइल पर हमेशा
लगे रहने की, मोबाइल चलाने की या मोबाइल में सर्फ करते रहने की। तो इसने जब मोबाइल फ़ोन उठाया और कुछ यूट्यूब वगैरह देखा तो इसने देखा कि सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ है, अटैकर कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है। तब तक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने रिलीज़ कर दिया था। देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई कि अरे ये तो मेरी तस्वीर है। इसके बाद वो इतना डरा कि वो सीधे गया वर्ली, और वर्ली में जाकर उसने अपना सबसे पहले हेयर कट कराया। हेयर कट इसलिए कराया क्योंकि उसे पता था कि जब मैं हमला करने गया था या चोरी करने गया था तब मेरे बाल थोड़े लंबे थे, अब अगर मैं हेयर कट करा लूँगा तो मैं पहचान में नहीं आऊँगा। ये सोचकर उसने हेयर कट करवाया, और जिस सैलून में उसने इस घटना के बाद जाकर हेयर कट करवाया, उस सैलून के जो ओनर है, पुलिस उस तक भी पहुंची, सैलून तक भी पहुंची, और उसके ओनर का भी बयान पुलिस ने दर्ज किया है, उसके ओनर का भी बयान पुलिस ने रजिस्टर किया है। ये एक सबूत है। अब सबूत नंबर 5 की बात करते हैं। सबूत नंबर 5 वो है जिसमें शरीफुल इस्लाम इस घटना को अंजाम देने के बाद अलग अलग लोगों से बात करता है। पहले तो उसे पता नहीं था कि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है, इतने बड़े आदमी के घर हमला किया, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ तो वो डर गया। इसके बाद उसने कई लोगों से बातचीत की, खासकर जो अपने जानकार हैं, मिलने वाले, जिसे खैरख्वाह भी कहते हैं, उनसे शरीफुल ने बात की और शरीफुल ने बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं डरा हुआ हूं। तो उन लोगों से जो शरीफुल ने बातचीत की, उन लोगों के बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। ये बेसिकली कानून में एक टर्म है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जो एक सबूत के तौर पर इस मामले में शरीफुल के खिलाफ काम आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग बताएंगे अपने बयान में कि शरीफुल इस्लाम ने इस घटना को अंजाम देने के बाद उनसे क्या क्या कहा था, कि मैं कितना डरा हुआ हूं, मैं छिपना चाहता हूं, मुझसे क्या हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि मौके से शरीफुल इस्लाम की टोपी पुलिस ने रिकवर की सैफ अली खान के घर से। तो उस टोपी में जाहिर है टोपी में कुछ बाल भी मिले हैं, हेयर स्ट्रैंड्स कहते हैं जिसे। तो उन बालों के सहारे पुलिस उस टोपी से डीएनए के सैंपल कलेक्ट कर चुकी है। शरीफुल इस्लाम ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर दोनों के डीएनए का मिलान कराया जाएगा। पुलिस ने ऑलरेडी डीएनए भेज दिया है मैच करने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लग रहा है, लेकिन पुलिस कंफर्म्ड है कि शरीफुल का डीएनए भी मैच कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह के अब तक के एविडेंस है उसे देखकर लगता है कि ऐसा होने के चांसेस नहीं के बराबर है कि टोपी से शरीफुल का डीएनए मैच ना करे। और अगर डीएनए मैच कर गया तो समझ लीजिए इससे ज़्यादा कंक्लूसिव और कुछ हो नहीं सकता। सबूत नंबर 7 वो ये कि ये जो शरीफुल गिरफ्तार हुआ, अब इसको जब जेल भेजा जाएगा तो जेल भेजे जाने के बाद इसकी टीआईपी होगी, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित आदमी, पीड़ित पक्ष जो भी गुनहगार होता है, दोषी होता है, उसको पहचानता है, उसकी शिनाख्त करता है, और तब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही गुनहगार है जिसने पीड़ित के साथ ज्यादती की थी। तो इस मामले में सैफ अली खान और उनके घर की जो नैनी है एलियामा फिलिप, मोस्ट प्रोबेबली जब ये शरीफुल इस्लाम जेल जाएगा तब टीआईपी की जो प्रक्रिया होगी उसमें ये दोनों शरीफुल इस्लाम को पहचानने के लिए बुलाए जाएंगे। और पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि ये दोनों ज़रूर शरीफुल इस्लाम को पहचान लेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे क्लोजली 16 जनवरी की रात को उस आदमी को, उस लड़के को देखा था। भले उसने बाल कटवा लिए हों और अपना चेहरा थोड़ा बदलने की कोशिश की हो, लेकिन पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये भी पुलिस को एक सबूत के तौर पर टीआईपी का जो एविडेंस है वो मिलने वाला है, ऐसा पुलिस को लगता है। अब एक सवाल और मन में है, वो मेरे भी मन में था, वो ये कि सीसीटीवी में जो तस्वीरें सबसे पहले नजर आई थी उसमें वो बंदा काफ़ी फेयर यानी गोरा दिख रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है वो थोड़ा सांवले रंग का है। तो कलर में इतना चेंज कैसे हो गया? तो इसका जवाब भी पुलिस ने दिया। असल में पुलिस ने उस बिल्डिंग से जो सीसीटीवी फुटेज रिकवर की थी वो थोड़ी ग्रेनी फुटेज थी, यानी हेजी थी। उस फुटेज को पुलिस ने फिल्टर लगाकर और थोड़ा एनहेंस करके थोड़ा और क्लियर किया था। क्लियर क्यों किया था? क्योंकि अगर वो बिल्कुल धुंधली सी तस्वीर पुलिस किसी को दिखाएगी तो कोई भी आदमी पहचान नहीं पाएगा। इसलिए पुलिस ने उस तस्वीर को थोड़ा एनहेंस किया, और एनहेंस करने के क्रम में वो तस्वीर समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई, या कह लीजिए कि खूबसूरत बन गई। बंदा सांवला है लेकिन गोरा दिखने लगा, जैसा अक्सर आजकल सोशल मीडिया में आपको पता है रील वील बनाते समय लोग फिल्टर लगाते हैं, उसका असर हुआ। तो इस वजह से जो सीसीटीवी फुटेज पहले पुलिस ने दिखाई थी उस सीसीटीवी फुटेज में ये बंदा शरीफुल इस्लाम थोड़ा गोरा दिख रहा है, लेकिन जब वो पकड़ा गया तब जाहिर है उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, और वो तस्वीरें पुलिस ने तो जारी की नहीं, मीडिया के कैमरों में कैद हुई, अफरा तफरी के माहौल में कैद हुई, भागते हुए कैद हुई। तो उन तस्वीरों में ये बंदा अपने असली रंग में
यानी थोड़े से सांवले रंग में नजर आ रहा है। तो ये एक रंग का फर्क है जिसके बारे में पुलिस ने ये तर्क दिए हैं बातचीत में। ऑफिशियली तो नहीं, ये सारी बातें पुलिस ने अनऑफिशियली ही बताई हैं, क्योंकि पुलिस ने भी इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से भी पुलिस ने ये जो जानकारियां दी हैं, ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ मीडिया से शेयर करना या पब्लिक को बताना नहीं है। ये जो भी बातें पुलिस ने बताई है, इन सारी बातों को पुलिस को कोर्ट में साबित करना होगा। अगर पुलिस साबित नहीं कर पाएगी तो मुंबई पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी होगी, जो गुनहगार है वो भी छूट जाएगा। तब सारे लोग फिर ये कह पाएंगे कि हाँ, पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा था। जाहिर है पुलिस भी इस तरह की नौबत नहीं आने देगी और पुलिस सारे सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट था जो पुलिस के हवाले से था। और पुलिस के हवाले से मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं, पुलिस के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा है, शरीफुल इस्लाम को, वही सैफ अली खान के घर का हमलावर है और कोई दूसरा आदमी नहीं है जो उस घर में घुसा हो और हमला किया हो और जिसे पुलिस ने न पकड़ा हो। हाँ, पुलिस की रडार में एक और आदमी ज़रूर है जिसने शरीफुल इस्लाम के हमला कर देने की बात बताने के बावजूद उसकी थोड़ी मदद की है। हो सकता है कि सबूत मिटाने के जुर्म में या गुनहगार को पैट्रोनाइज करने के जुर्म में या सुरक्षा देने के जुर्म में शायद पुलिस उस पर कार्रवाई करे, या फिर अगर वो मान लीजिए पुलिस के लिए कोई इंपॉर्टेंट गवाह साबित होता है तो कार्रवाई न भी करे। अब ये पुलिस की मर्जी है, लेकिन उसका क्राइम से कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो खैर, ये थी सैफ अली खान के घर हुए हमले की कहानी पर आया मेजर अपडेट। अब दूसरी खबर जो हैदराबाद की है। आपको शम्स सर ने कल अपनी कहानी में ये बताया होगा कि किस तरह से हैदराबाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रिटायर्ड फौजी का नाम है गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी का नाम था माधवी। माधवी अपने घर से 16 जनवरी को ही गायब हो गई थी। देखिए, इत्तेफाक 16 जनवरी को सैफ के घर में भी हमला हुआ था। 16 जनवरी को गायब हो गई थी। घर वाले बहुत परेशान थे। ढूंढते हुए मायके के लोग हैदराबाद आए, अपने दामाद को लेकर ही थाने गए, एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन चूंकि घर से गायब हुई थी तो पुलिस को सबसे ज़्यादा शक तो दामाद पर ही था, यानी गुरुमूर्ति पर, जो पति है उस पर। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, पहले उसने झूठ बोला, फिर बाद में उसने मान लिया कि हाँ, मैंने ही हत्या की है। हत्या करने के बाद मैंने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए, 2 से 3 दिन लगाकर। फिर उन टुकड़ों को पहले उबालने के बाद उनको पैक किया, जो हड्डियां थी उन्हें चूर चूर किया, पैक किया। और पैक करने के बाद वहाँ एक चांदना लेक है हैदराबाद में, वहाँ उसने वो सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर दी। अब लेक में भी पुलिस ने सर्चिंग की है, लेकिन वहाँ से पुलिस को कोई भी लाश का टुकड़ा या ऐसी कोई भी चीज़ सबूत के तौर पर बरामद नहीं हुई है। अब ऐसे में पुलिस के पास एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये कि गुनहगार तो है, वो अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल भी रहा है, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि लाश का कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 16 जनवरी तो अभी गुजरी है वो तारीख। तो ऐसे में पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि इस मामले में फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएं और इसके लिए पुलिस एक्सपर्ट फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनसे पुलिस बातचीत कर रही है। वो सीन ऑफ क्राइम पर उन साइंटिस्ट्स को लेकर जाएगी और उसके बाद जो बेंजाडिन टेस्ट होता है वो, और एक खास तरह की रोशनी, अल्ट्रावायलेट टाइप की जो एक खास टॉर्च होती है, उस टॉर्च से रोशनी जलाकर भी पुलिस जो है वहाँ खून के धब्बे तलाशने की कोशिश करेगी। प्रेशर कुकर, घर में रखा जो सिलबट्टा है वो, चाकू, बाथरूम, इन सारी जगहों पर खून के धब्बे तलाशे जाएंगे ताकि ये पुलिस एस्टेब्लिश कर पाए कि हाँ, माधवी का वाकई कत्ल हो गया है। अब पुलिस भी, सबूत तो बेशक पुलिस के पास अब तक नहीं है, लेकिन पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि कत्ल हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिली है जो कत्ल की तरफ इशारा करती है, और वो चीज़ है एक सीसीटीवी फुटेज। बेसिकली जिस घर में वो रहता है उस घर में माधवी के लास्ट टाइम एंटर होने के फुटेज तो हैं, लेकिन उस घर से बाहर निकलने के फुटेज नहीं है। अगर माधवी वाकई घर से अपनी मर्जी से चली गई होती, पति से झगड़ा करके, तो बाहर निकलने के फुटेज होते, वो फुटेज नहीं है। अब एक इंसान किसी घर में दाखिल हो और घर से गायब हो जाए तो जाहिर सी बात है वो या तो किसी चोर दरवाजे से निकला या फिर उसकी हत्या हो गई, टुकड़ों टुकड़ों में उसकी लाश निकाली गई। कोई चोर दरवाज़ा तो है नहीं। तो ऐसे में पुलिस तकरीबन कन्फर्म है कि उसका पति जो बता रहा है कि उसने माधवी की हत्या की है, वो बात बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि उसने माधवी की हत्या क्या वाकई गुस्से में की? कल उसने पुलिस की पूछताछ में ये बताया था, बीते कल, कि हाँ, उसने गुस्से में आकर माधवी का कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपने घर जाने की जिद कर रही थी। लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में ये क्लियर हुआ है कि चूंकि उसके पति गुरुमूर्ति को यह शक था कि माधवी का अपने ही किसी रिलेटिव के साथ इलिसिट रिलेशन है, इसलिए वो माधवी की हत्या करना चाहता था और उसने इस हत्या के लिए प्री प्लान्ड तरीके से पूरी साजिश रची थी। यानी ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, क्राइम ऑफ पैशन या फिट ऑफ रेज में किया गया कत्ल नहीं था। सबूत
जाहिर सी बात है अभी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जो स्टोरी पुलिस बता रही है उसके मुताबिक प्री प्लान्ड मर्डर तो था ही, और इसी मर्डर को अंजाम देने के लिए उसने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को उनकी बुआ के घर भेज दिया था ताकि वो इत्मीनान से अपनी पत्नी की हत्या कर सके और इस साजिश को अंजाम दे सके। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि बच्चे उस वक्त घर में नहीं थे, होने को तो हो भी सकता है, लेकिन जब ऐसा कोई कोइंसिडेंस होता है तो पुलिस उस कोइंसिडेंस को वेरीफाई करती है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा है। तो पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो आरोपी ने कबूला कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की है और प्लानिंग के तहत ही उसने अपने बच्चों को मौका वारदात से यानी अपने घर से दूर उनकी बुआ के घर भेज दिया था। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। अब मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पुलिस कोई ना कोई सबूत इस कत्ल का जुटाने में कामयाब हो जाएगी। बेशक वो लाश के टुकड़े हो ना हो, लेकिन खून के धब्बे या कोई और ऐसी चीज़ जिससे पता चले कि माधवी अब इस दुनिया में नहीं है, तब जो है ये जांच किसी मुकाम तक पहुंचेगी और आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। तो ये थी दूसरी खबर का मेजर डेवलपमेंट या मेजर इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज आप लोगों का कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में 2 दिनों का गैप हो गया, और 2 दिनों के गैप होने के पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली शम्स सर जो है एक स्पेशल एपिसोड आज तक के लिए दिल्ली चुनाव के ऊपर शूट कर रहे हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री है और उसमें जाहिर सी बात है जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उसके मुकाबले थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, वक्त ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से चूँकि शम्स सर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उनके पीछे जो मोर्चा संभालने वाली बात होती है टीवी से रिलेटेड, वो मोर्चा मैं बहुत मजबूती से संभाला हुआ था, जिस वजह से मैं आप लोगों के सामने 2 दिन हाजिर नहीं हो पाया। तो बस यही वजह थी। मुझे लगा आप लोगों को सच सच तो बता ही दूँ, क्योंकि ये सवाल रहता है कि भाई बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आगे से फिर इरेगुलर ना हूँ और रेगुलर आता रहूँ। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।